हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल है? हाँ, अगर आपने 11th लेक्चर तक पूरा कर लिया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 11th लेक्चर तक पूरा कर चुके हो मैग्नेटिक फील्ड तो इसको इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण, सॉल्विंग गलत हुई है क्या लास्ट वाले क्वेश्चन की? सॉल्विंग गलत हो सकती होगी, मैंने कहा था। ठीक है भाई प्रवीण, हो सकता है सॉल्विंग गलत हो, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। क्वेश्चन की सॉल्विंग जो लास्ट में कैलकुलेशन हो सकता है गलत हो। क्या बाकी बच्चों को भी यही लगा था क्या? बाकी बच्चों ने कैलकुलेशन चेक किया था क्या? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करने के लिए क्या है, आप हर सैटरडे संडे जो है नोट्स को पहले देखिए और उससे बेस डिफरेंट बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहिए, टच में बना रहेगा। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो गया हो। ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो, बाकी इक्वेशंस जो थी वो सही थी ना। दोनों इक्वेशंस तो सही थी, आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। दोनों इक्वेशन जो बनाई गई थी वो सही थी। I2 आएगा 4K, वो आप देख लीजिएगा। ये चैप्टर जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है भाई। ठीक है, तो अभी लेक्चर चलेगा ये काफी। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना सीखते हैं ईएमआई में। वो सीखेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ क्या है? ठीक है, मोशनल ईएमएफ क्या है भाई? इमोशनल ईएमएफ तो नहीं सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? मैं कह रहा हूं मोशनल ईएमएफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशनल ईएमएफ जो तुम्हें हो चुका है, कईयों को हो चुका होगा, है ना। इस एज में बहुत होता है इमोशनल ईएमएफ। ठीक है, कहीं का फील्ड आता है और वो फील्ड आके सीधे यहां पे लग जाता है तो आपके यहां पे कुछ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जब यहां पे कुछ इंड्यूस हो जाता है तो फिर आप साल भर उसी फैंटेसी में रह जाते हो, पता ही नहीं चलता, है ना भाई। नए नए 90s के गाने बजते हैं कुमार सानू के, मैं दुनिया बुला दूंगा तो मैं, है कि नहीं भाई। तो वो वाला नहीं है ये वो वाला नहीं है, इमोशनल ईएमएफ नहीं है। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ नहीं है जो तुम्हें रोज हो रहा है, ये है मोशनल ईएमएफ। क्या है मोशनल ईएमएफ समझते हैं। फैराडे ने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ ए कंडक्टर, है ना। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू, सच बोलने में क्या बुराई है भाई प्रवीण, सच को तो झूठ छुपाया नहीं जा सकता ना, यही लोग बोलते हैं ना, तो सच है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ में देखिए क्या होगा कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उसको अगर आप मूव करा रहे होगे और कंडक्टर मूव हो रहा है किसी स्लाइडर पे, कहानी यहां से शुरू होती है, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल रेल हैं, दो पैरेलल रेल है। ठीक है, दो पैरेलल रेल है आपके पास, और ये जो दो पैरेलल रेल है, इस दो पैरेलल रेल पे एक स्लाइडर मूव करेगा।
एक स्लाइडर जो है मूव करेगा कुछ इस तरीके से। तो कोई स्लाइडर मूव करने के लिए तैयार है, ये पैरेलल रेल पे, ठीक है, हॉरिजेंटल है ये ना, ये हॉरिजेंटल है, ग्रेविटी इसके क्रॉस में है, मतलब समझ रहे होगे, ग्रेविटी ऐसा है, मतलब ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ कि अपने पास ये ऐसा रेल है, ठीक है, ऐसे दो पैरेलल रेल है और इस पे आपने स्लाइडर रखा है, ये पैरेलल रेल है और इस पे स्लाइडर रखा है, इस पे ये मूव करेगा, फ्रिक्शनलेस स्लाइडर है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल रेल, कंडक्टिंग रेल है, पैरेलल रेल है और इस पे स्लाइडर ऐसे मूव करेगा। ग्रेविटी जो है अपनी क्या है, वर्टिकल है। आपने टेबल पे ये दोनों है, ठीक से समझ लो, ये दोनों टेबल पे रखे हुए हैं, मैंने जी क्रॉस में दिखा दिया तो इतना बुद्धिमान हो चुके हो तुम लोग कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये अपना जो पैरेलल रेल है, ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेल है ये इस पे स्लाइड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो है ये किसी वायर से कनेक्टेड है, ये किसी क्लोज बना रहा हूं, है ना, क्लोज बना रहा हूं इसलिए जिससे कि करंट की स्कोप बढ़ा दे। ये किसी वायर से कनेक्टेड है, मान लो ये किसी वायर से कनेक्टेड है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसमें यही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बी भी परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बी भी अपना परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने अभी अंदर दिखाया है केवल, ठीक है। ये बी है और ये यूनिफॉर्म है, बी अपना क्या है, यूनिफॉर्म है और ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये हैं कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पैरेलल रेल्स, ठीक है। और ये अपना स्लाइडर है जिसका मास एम है, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है, जिसका मास एम है, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है, ठीक है भाई। मास एम है, रेजिस्टेंस आर है और इन दोनों के अभी रेल्स के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आगे के क्वेश्चन में दिया भी जाए, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेल्स नेग्लेक्टेड, अभी हम उसे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, केवल रेजिस्टेंस किस में है, स्लाइडर में है, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडर है, रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडर है, आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडर है, ठीक है। और ये अपने पास बी जो है यूनिफॉर्म है, बी के बारे में कहानी है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेरी नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म है। अब देखो क्या हुआ कि स्लाइडर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, हम आगे देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी का राज क्या है, क्या ये अपने आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, बिल्कुल नहीं, अभी आपको दिख जाएगा, तो कोई करा रहा होगा, अभी हम इसे क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट। और कहानी ये थी कि स्लाइडर जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं उसकी इनिशियल पोजीशन है, स्लाइडर कभी यहां से शुरू हुआ था, स्लाइडर यहां से मूव करना शुरू हुआ था जस्ट, तो ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, ये स्लाइडर की t इक्वल टू 0 की कहानी है। तो ये स्लाइडर जो है t इक्वल टू 0 पे था और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, है ना, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था।
किसी टाइम t इक्वल टू टी पर इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और किसी टाइम t इक्वल टू टी पे ये यहां पर आ गया, इसने मान लो कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल कर लिया, x डिस्टेंस, और l जो है लेंथ ऑफ द स्लाइडर है। ये जो बाहर मैंने बनाया हुआ है ये पूरा लेंथ मानोगे, ये बहुत छोटा है, नेग्लेक्टेड है ना, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइडर l है, l जो है लेंथ ऑफ द स्लाइडर है, तो पूरा ही मानेंगे, लेंथ ऑफ स्लाइडर है, m जो है मास ऑफ स्लाइडर है। एक बार बता दिया, बार बार अब नहीं लिखूंगा आगे, ठीक है, मास ऑफ स्लाइडर यही लेके चलूंगा, इतनी बात आप जान गए। अब जरा देखिएगा कहानी क्या हो रही है। अभी तक आपने फ्लक्स पढ़ा, मुझे ये बताइए कि जब ये यहां पर था, ठीक है, और जब ये t इक्वल टू 0 से आपने इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कराना शुरू किया, ट्रैवल कराना शुरू किया, स्लाइडर जो है मूव करने लगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहां से यहां पर जब ये आएगा t इक्वल टू टी में, तो आप मुझे बताओगे कि कुछ एरिया स्वेप्ट करेगा भाई, कुछ एरिया, ये एरिया आपको दिख रहा है, इतना एरिया ये स्वेप्ट करेगा, दिख रहा है ना, इतना एरिया ये स्वेप्ट करेगा। तो जब ये इतना एरिया स्वेप्ट करेगा, ये कंडक्टिंग रेल है, कंडक्टिंग रेल है, और स्लाइडर भी अपना कंडक्टिंग है, हैविंग रेजिस्टेंस आर, तो ये एरिया धीरे धीरे जैसे जैसे ये यहां से आगे बढ़ता जाएगा, आपको क्या फील हो रहा है कि जो अपना एरिया है, जो एरिया है वो बढ़ रहा होगा, एरिया अपना जो है क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द स्लाइडर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, and if area swept by the slider is continuously increasing, now can we say that at each and every moment we have flux linkage हो रहा है। अभी ये फ्लक्स यहां पर था तो कुछ भी नहीं था, यहां पर है तो इतने एरिया से फ्लक्स लिंकेज है, फिर ये यहां पर आ गया तो इतने एरिया से फ्लक्स लिंकेज है, फिर ये यहां पर आ गया तो इतने एरिया से फ्लक्स लिंकेज है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये एरिया बन रहा है वो एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में व्हाट इज आवर x, बताइए, स्लाइडर ये भी लिख दो, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एट t इक्वल टू टी एरिया स्वेप्ट बाय द स्लाइडर, एरिया स्वेप्ट बाय द स्लाइडर क्या लिखोगे भाई, एरिया स्वेप्ट बाय द स्लाइडर क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया भाई, तो लिखेंगे बहुत सिंपल है, इसका लेंथ आप पूरा ले रहे हो, ये इग्नोर कर रहे हो, आप पूरा ही ले रहे हो, ये जो मैंने बाहर बना दिया है ये थोड़ा सा आपका इग्नोर है, टोटल लेंथ ही है, ठीक है। तो L इंटू एक्स, और x को हम लिख सकते हैं L इंटू वी टी, L इंटू वी टी कॉन्स्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो L इंटू वी टी हम लिख सकते हैं, तो L इंटू वी टी हो जाएगा हमारा स्लाइडर का एरिया स्वेप्ट। तो व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो जाएगा, B इंटू ए। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको साइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे कि भाई आई इंड्यूस निकालोगे ये फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो यहां पे एक क्लोज लूप भी मिल रहा है, पहले तो इसमें ईएमएफ आएगा, हम उसको देख रहे हैं वो ईएमएफ क्या होगा। तो पहले फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया, बी इंटू एल एक्स, एल टी वी, एल वी टी, बी इंटू एरिया, एरिया क्या है, एल वी टी, बोलो भाई, ये अपने पास फ्लक्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब मैं आपको वही कह रहा हूं कि सर इसमें कॉस पाई लेंगे या कॉस जीरो, मैं कई बार कल बता चुका हूं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, साइन नहीं ले रहे हैं तो इंड्यूस में भी डी फाई बाई डी टी केवल मॉड वैल्यू इंटीग्रेट करिएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेल्स कितना है, अरे यार अभी तो बताया मैंने आपको कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेल जो है स्लाइडर के ही बराबर है, स्लाइडर की जो लेंथ है उसी को ले रहे हैं,
स्लाइडर की जो लेंथ है ये नेग्लेक्टेड है, इतना जो है बना दिया है, ये नेग्लेक्टेड है। लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेल। तो व्हाट इज ई इंड्यूस, मैंने साइन कुछ भी नहीं लिया है, तो आप जो है केवल डी फाई बाई डी टी करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ये बता चुका हूं आपको। नहीं तो यहां पे आप कॉस पाई आएगा फिर माइनस आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो बी एल वी और डी टी 1 हो जाएगा। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ कितना मिला, बी एल वी। आपको इंड्यूस ईएमएफ कितना मिला, बी एल वी। ठीक है, तो ये जो आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, दिस इज कॉल्ड योर मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आपको मिलता है ई इंड्यूस, वो होगा बी एल वी। तो बी एल वी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, बी एल वी। बट ये भी ध्यान रहे कि यहां पर V कांस्टेंट है, B यूनिफॉर्म है, और इंड्यूस ईएमएफ जो BLV है ये किसके क्रॉस है, अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द स्लाइडर। तो ये इंड्यूस ईएमएफ इसके क्रॉस जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ इंक्रीज नहीं होगा मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि अगर बी एल और वी कांस्टेंट है तो अक्रॉस द स्लाइडर ये इंड्यूस ईएमएफ है और ये कांस्टेंट है ना। इसमें जो आपके क्रॉस इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। कुछ वेरी कराएंगे तो वेरी करेगा, लेकिन इस सिचुएशन में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बीएलवी है ये कांस्टेंट रहेगा, और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये स्लाइडर के क्रॉस है। और ये क्यों आया, ठीक है, ये क्यों आया, ये यहां से जब आप इधर मूव किए तो ड्यू टू मोशन ऑफ द स्लाइडर वी हैव ए फ्लक्स लिंकेज। ड्यू टू मोशन ऑफ द स्लाइडर, स्लाइडर के मोशन करने से स्लाइडर एरिया स्वेप्ट कर रहा है ना, स्लाइडर एरिया स्वेप्ट कर रहा है। तो स्लाइडर के मोशन की वजह से वो एरिया स्वेप्ट कर रहा है, तो ड्यू टू दिस वी हैव ईएमएफ, इसीलिए उसका नाम पड़ा है मोशनल ईएमएफ, इसीलिए उसका नाम पड़ा है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये अपने पास बीएलवी आ गया। अब आगे इसकी कहानी देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि कोई स्लाइडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अभी तक हमने इससे ये सीखा कि कोई स्लाइडर अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो उसके क्रॉस एक ईएमएफ आ जाएगा, है ना, उसके क्रॉस एक ईएमएफ आ जाएगा जो मोशनल ईएमएफ कहलाएगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा स्लाइडर के क्रॉस। ठीक बात है। तो क्या हम इसका इफेक्टिव, अब जरा ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं भाई? इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं क्या, जब ईएमएफ आएगा और इसमें कोई एक क्लोज लूप प्रोवाइड हो रहा है। ये स्लाइडर था, है ना, और ये अपना स्लाइडर था, ये इंड्यूस ईएमएफ इसमें डेवलप हुआ। तो इफेक्टिव सर्किट डायग्राम क्या होगा वो देखिए। इफेक्टिव सर्किट डायग्राम, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज था, इसी को स्वेप्ट किया था इसने, तो ये एरिया इसने स्वेप्ट किया था। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट हम इसका बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकते हैं, और इसको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप इसको रिलेट करके आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, आपने बोला था कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये देखा कि इसके क्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ आया है। पहले सभी बच्चे बताएंगे इसमें कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें बताइएगा, करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी।
यहां पर था ये t इक्वल टू 0 पे, यहां पे एरिया बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर क्लोज लूप प्रोवाइड होगा तभी आई इंड्यूस आएगा, नहीं तो केवल ईएमएफ आएगा। कंडक्टिंग पैरेलल रेल का भी अगर ईएमएफ रेजिस्टेंस हुआ तो करंट चेंज होगा मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे करंट चेंज होगा, ईएमएफ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहां पर कल ही क्वेश्चन कराया हुआ है, अगर लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो पैरेलल रेल का रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो उससे ईएमएफ थोड़े चेंज होगा। ईएमएफ तो कंडक्टर के क्रॉस आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा, वो तभी चेंज होगा जब बी चेंज होगा या उसका वेलोसिटी चेंज होगा, बता चुका हूं। तो यहां पर अगर आप बताओगे तो इसका इफेक्टिव सर्किट डायग्राम क्या होगा, इस पैरेलल रेल्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पहले इसमें आई इंड्यूस की बात करते हैं, तो आई इंड्यूस इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा आई इंड्यूस जो आएगा इसमें वो अपने पास ऐसा आएगा, ये होगा आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी बच्चे समझ रहे हैं कि इसमें आई इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेंज लॉ लगाइए, फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स इंक्रीजिंग है, अगर हमारे पास फ्लक्स इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया भाई शोभित औदीप, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होने से इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी और इस फ्लक्स लिंकेज को, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके फ्लक्स को नलीफाई करेगी, बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, ठीक है, तो आपने आई इंड्यूस निकाल दिया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखिए आप कैसे बनाएंगे। इस इतने पोर्शन को आप ऐसे बना सकते हैं, इतने पोर्शन को आप ऐसे बना सकते हैं। इस स्लाइडर के जगह पे एक बैटरी लगाइए जिसका मोशनल ईएमएफ आपको पता है वो कितना है, बी एल वी, और इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को आप आर की तरह दिखा सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए नॉन आइडियल बैटरी, दिस इज जस्ट लाइक ए नॉन आइडियल बैटरी। याद है ना सभी बच्चों को कि नॉन आइडियल बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बाकी स्लाइडर का इतने पोर्शन का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे केवल एक वायर से जोड़ देंगे, इसको आप केवल एक वायर से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये पोलैरिटी मार्क करना बहुत जरूरी है, और ये पोलैरिटी डिसाइड होगा लेंज से। ये पोलैरिटी जो है वो डिसाइड होगा लेंज से, जो आप कर चुके हो, है ना। तो पोलैरिटी आप डिसाइड नहीं करोगे जब तक, तब तक सही बैटरी नहीं लगेगी और कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और यहां पे फिर अपने पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, ये अपना था BLV, और इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि आई इंड्यूस जो यहां पे होगा वो ऐसे डेवलप होगा, यही आई इंड्यूस जो आपने यहां पर दिखाया है। तो इस आई इंड्यूस की वैल्यू, ये आई इंड्यूस जो आपने यहां पर दिखाया है ये वही है आई इंड्यूस है। तो इस आई इंड्यूस की वैल्यू आप बता सकते हैं सभी बच्चे, बहुत आसान है आपके लिए, ओम्स लॉ यूज कर लीजिए। तो आई इंड्यूस अपने पास कितना आ जाएगा, आई इंड्यूस अपने पास आ जाएगा BLV बाई आर, BLV बाई आर, बहुत बढ़िया, BLV बाई आर, बिल्कुल। अब मैंने कहा था कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो राज जानते हैं कि अब आप लोग को ये थोड़ा सा दिख रहा होगा कि सर ये तो आई इंड्यूस लग रहा है, देर इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इफ देर इज ए करंट कैरिंग एलिमेंट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर है उसमें करंट आ चुका है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आप अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो कि आपको इस पे IL क्रॉस B का फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये I है, I की डायरेक्शन सभी को पता है, लेंथ वेक्टर हमेशा I के डायरेक्शन में होता है, तो L हो गया। इसको B की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं तो इधर अपने पास आएगा FB। तो इसके वजह से
यहां पर हमारे पास एक क्या आएगा, एफ बी फोर्स आएगा। ये बात सभी लोग देख पा रहे हैं, यहां पे एक एफ बी फोर्स आएगा। और ये जो एफ बी फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो इस एफ बी फोर्स के वजह से ये स्लाइडर कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव कर सकता है, मानते हैं कि नहीं? एक फोर्स आने की वजह से ये स्लाइडर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव करेगा, ये सभी बच्चों को समझ में आता है इतनी बात। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इस एफ बी फोर्स को नलीफाई करने वाला कोई फोर्स होगा, आप उसे खींच रहे होगे, आप इस स्लाइडर को खींच रहे होगे, और हर समय आप कितना फोर्स लगा रहे होगे, एफ बी के बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी जाकर ये वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर अपना कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट को आना होगा भाई, एक एक्सटर्नल एजेंट को आना होगा। तो एक एक्सटर्नल एजेंट को आना होगा, तो स्लाइडर के लिए एक्सटर्नल एजेंट आना होगा मुझे, तेरे लिए स्लाइडर के लिए एक्सटर्नल एजेंट आएगा और उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएगा। इसके लिए एफ एक्सटर्नल लगेगा, तो ये एफ एक्सटर्नल लगेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट है ये एफ बी, ये हमेशा कैंसिल आउट करेंगे। एफ बी की जो वैल्यू है वो बहुत इजीली आप बता सकते हो कि सर एफ बी की वैल्यू तो आई एल बी होगी, तो आई इंड्यूस इंटू एल इंटू बी। आई इंड्यूस अपने पास है, इसकी वैल्यू पुट करिए तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। दीज आर ऑल फॉर्मूला, आप ये सारे फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। तो एफ बी जो होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। नैतिक भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होगा, इसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ है। न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन होता है और वो दोनों सेम नेचर के फोर्सेस होते हैं, इसमें आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। वी कांट से दैट एफ बी और एक्सटर्नल एजेंट न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसा नहीं है। ये एक्सटर्नल एजेंट का अपना मैकेनिकल फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। न्यूटन थर्ड लॉ को हमेशा सेम नेचर के फोर्स जो है, हमेशा सेम नेचर के फोर्स को इक्वल ऑपोजिट होंगे सिस्टम में, देन ओनली दे आर ट्रीटेड एज टू बी न्यूटन थर्ड लॉ। जैसे कूलम्स लॉ है, इक्वल और अपोजिट। अभी आपने दो मैग्नेटिक फोर्सेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा था, वो अपने पास न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। वी कांट से दैट कि दिस टू फोर्सेस फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये अपने पास एफ बी होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट फॉर स्लाइडर टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर स्लाइडर to move with constant velocity, हमेशा जो F एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू एफ बी। बोलो भाई। और ये F एक्सटर्नल आप देख रहे हैं कांस्टेंट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स लगाएगा, क्योंकि एफ बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट का भी जो फोर्स होगा वो अपने पास क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी चल पाएगा जब कोई एक्सटर्नल एजेंट मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाए, ठीक है। तो यहां तक हमने कुछ बातें जानी। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नहीं भी ध्यान रखेंगे तो डिराइव भी कर सकते हैं, बट बेटर है ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी एनालिसिस और करते हैं वर्क डन की। थोड़ा बहुत तो वर्क डन के बारे में सभी बच्चों को पता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क क्या हुआ, या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो ये 0 से x डिस्टेंस तक मूव कराया है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या सभी बच्चों को पावर के बारे में आइडिया है? पावर F डॉट V है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज योर पावर। वर्क डन होगा F डॉट dx। तो हम ये देखते हैं कि जो भी पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको खींचने में
तो P ऑफ एक्सटर्नल एजेंट मैं बोल रहा हूं, वो मैं बोलूंगा जनरल होता है F डॉट V, F एक्सटर्नल एजेंट इंटू V, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो F डॉट V एफ बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो सभी को आता होगा, है ना, एफ वी पावर का F डॉट V, तो F एक्सटर्नल इंटू V, एंड व्हाट इज योर F एक्सटर्नल, वही है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। ठीक बात है। अच्छा, यहां से बताओ कि एक डीसी सोर्स है, देखिए एक बैटरी और एक रजिस्टर है, तो इसमें हीट एनर्जी डिसिपिएट होगी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट एनर्जी डिसिपिएट होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के क्रॉस हीट कितना मिल रहा है, आई स्क्वायर आर, आई इंड्यूस स्क्वायर आर, कितना मिलेगा हमें, हीट एनर्जी क्या, पावर डिसिपेटेड लिखो, हीट नहीं है ये तो, आई स्क्वायर आर पावर है ना। तो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर आई स्क्वायर आर है, वो कितना हो जाएगा, वही बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यहां वी भी होगा। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, क्या देखा आपने कि जो हीट डिसिपिएटेड है दोनों में, आपने क्या देखा, ये था पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड दिस इज हीट। आपने क्या देखा, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये दोनों अपने सेम आ रहे हैं, आप देख रहे हो, ये दोनों जो है अपने सेम आ रहे हैं, ये बात देख पा रहे हैं। ये दोनों अपने सेम आ रहे हैं भाई, ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये रिजल्ट देख रहे हैं। तो अब यहां पर जो पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर है इज सेम एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टाइम, मतलब पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो आपने यहां से क्या देखा कि जितना जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा पर यूनिट टाइम इसको पुल करने के लिए, उसका पूरा वर्क किसी एनर्जी में नहीं जाएगा, किसी एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी में डिसिपिएट होगा। और इसके क्रॉस अगर हमारे पास केवल, इसके क्रॉस हमारा केवल जो है, ये जो स्लाइडर आपको दिख रहा है, इस स्लाइडर के क्रॉस अगर केवल है रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस डिसिपिएट होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो भाई। एक भाई पूछ रहा है आर डिवाइड हाउ। अब ये सब इस सब मत पूछो भाई मेरे, ठीक है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो और ये सब पूछ रहे हो कि पावर हीट का, हीट डिसिपेटेड या पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर कैसे हुआ, तो डिवाइड कैसे हुआ ये नहीं समझ पा रहे हो। देखो जरा, आई इंड्यूस की वैल्यू पुट करो, पेन नहीं चलाने का ये नतीजा है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, यहां आर स्क्वायर आएगा, उस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा। बताओ, आप ये पूछ रहे हो, क्लियर है? हाँ, आपने जो पूछा है कि एफ बी को अपोज करने में कोई भी वर्क नहीं जाएगा, एफ बी को अपोज करने में ही तो वो वर्क कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। इससे आपको ये समझ में आता है, मैं आगे इस पे और डिस्कशन करूंगा, कि एफ बी का कोई वर्क नहीं है, कायदे से एफ बी कोई वर्क नहीं कर रहा है भाई, एफ बी का वर्क नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। और एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वही वर्क पूरा हीट एनर्जी में जा रहा है, वही वर्क पूरा हीट एनर्जी में जा रहा है।
ठीक है, तो यहां से आपने 2-3 बातें सीखी जो जेईई मेंस लेवल पे तो फटाफट यही सब कई बार पूछे गए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो हीट यहां से मैं लिख दूं एक बार, power delivered by external agent is equal to power dissipated across the conductor। अब इसको रूल की तरह मत पढ़ लीजिएगा, मतलब यहां के लिए तो यही है। ठीक है, पावर अक्रॉस द रजिस्टर, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा, कई बार पूछ दिया जाता है डायरेक्ट। तो ये सब बेसिक बातें थी मोशनल ईएमएफ की। अब इसके वेरिएशन पे आते हैं धीरे धीरे। मान लीजिए आपका ये स्लाइडर है, सेम स्लाइडर है, ठीक है, ये अपना वही स्लाइडर है, वेरी लॉन्ग है, और आपने इस पे एक स्लाइडर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब आपने इसको क्या किया है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है। v नॉट वेलोसिटी से आपने इसको क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट किया है t इक्वल टू 0 पे। v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, बाकी सब कुछ वही है जो अभी हम लेके चल रहे हैं। मास m है, लेंथ l है, रेजिस्टेंस r है, और ये स्लाइडर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है इसका, और ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है इसका, केवल इसका रेजिस्टेंस है बस। आपने t इक्वल टू 0 पे इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी वैसे ही है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे ही है इनवर्ड, यूनिफॉर्म है, और ये वेरी लॉन्ग स्लाइडर है। ठीक है, ये वेरी लॉन्ग स्लाइडर है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जल्दी बता दीजिए। आर अपना रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडर है केवल, तो एट t इक्वल टू 0 slider is projected with velocity v naught। ठीक है, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो स्लाइडर की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है। अभी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, आप जो शोभित पूछ रहे हो अपने आप से पूछो जरा, अगर स्लाइडर का रेजिस्टेंस लेने लगोगे तो क्या कोई नया चीज हो जाएगा क्या? स्लाइडर का रेजिस्टेंस लोगे तो यहां पर आपको स्लाइडर का लैम्डा दिया जाएगा, क्योंकि स्लाइडर की लेंथ चेंज होगी। तो स्लाइडर कह रहा हूं, पैरेलल रेल का अगर रेजिस्टेंस लैम्डा दिया जाएगा तो लैम्डा वीटी का स्लाइडर का यहां पे रेजिस्टेंस ऐड होने लगेगा, तो आई इंड्यूस बदल जाएगा। थोड़ा सा खुद भी सोचा करो यार, इसीलिए तो फिर दिक्कत है।
चलिए जल्दी बता दीजिए, सभी लोग कर सकते हैं। ये t इक्वल टू 0 पे है कहानी, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा, किसी t इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा आप बता सकते हैं। किसी t इक्वल टू टी टाइम पे आप इजिली बता सकते हैं ना कि t इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा। किसी t इक्वल टू टी टाइम पे क्या हो रहा होगा, अभी सारी कहानी आपने पढ़ी है, ये तो आप जान चुके हो कि इसमें आई इंड्यूस आएगा और इसी तरफ आएगा, तो अब मैं पूरा एक्सप्लेन बार बार नहीं कर रहा हूं। यहां पे आई इंड्यूस आ जाएगा भाई, ये अपना आई इंड्यूस आ जाएगा, है ना, और ये आई इंड्यूस इस तरीके से रोटेट करेगा, यहां दिखा दे रहा हूं, ऐसे आई इंड्यूस आ जाएगा। तो ये जो आई इंड्यूस होगा, इसी आई इंड्यूस के वजह से यहां फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा भाई, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएगा? हाँ, रेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं, नहीं तो करंट नहीं फ्लो करेगा। रेल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सही कह रहे हैं, क्लोज लूप नहीं बनेगा ना। ईएमएफ तो रहेगा, रेल को अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्लोज लूप नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बताया भाई विशाल ने। तो रेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये करंट ऐसे मूव नहीं करेगा, ईएमएफ तो जनरेट रहेगा। तो कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब आई इंड्यूस होगा तो सभी को पता है इस पे फोर्स लगेगा, ILB का इस पे फोर्स लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, इतना तो सबको पता चल रहा है। इस पे फोर्स लगेगा FB का, ये फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इस फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो मैं अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, वो मैं लिख सकता हूं क्या, FB/m, बोलो सभी बच्चे, और ये हो जाएगा I इंड्यूस LB/m, और I इंड्यूस की वैल्यू सभी को पता है। अब मैं बार बार वो इफेक्टिव डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहां पर आएगा अपने पास वही BLV/r, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस समय ये जो वेलोसिटी है वो कुछ और है, ये v वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है, हर जगह पे अब ईएमएफ चेंज होगा, हर पॉइंट पे आपका जो स्लाइडर के क्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो अपनी v नॉट है वहां तो हमने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया था, वहां तो हमने उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया था फोर्स लगा के। यहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, आपने बस इसको फेंक दिया है, तो इसके वजह से FB इसको रिटार्ड करेगा, FB इसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, और FB इसको रिटार्ड करेगा तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, वो उसे एक रिटार्डेशन दे रहा होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये एक्सेलरेशन नहीं है, बेसिकली ये रिटार्डेशन है, तो आपको यहां पे एक माइनस भी देना होगा, ये माइनस देना होगा, आप यहां दे दीजिए या माइनस dV/dt में दे दीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप यहां मत दीजिए, आपको यहां पे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है, यहां मत दीजिए, ठीक है। ए कितना आ गया, ए आ गया अपना B² L² V, ये V इंस्टेंटेनियस है भाई, B² L² V/mr। अब आप इस ए को क्या लिखेंगे, इतनी तो काइनेमेटिक्स सभी बच्चों को आती है कि अगर हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है और हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस dV/dt। ये बात का यहां ध्यान रहे, ये माइनस साइन क्यों है, ड्यू टू रिटार्डेशन। ये है अपना ड्यू टू रिटार्डेशन, इसीलिए इक्वल टू B² L² mr इंटू V। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, dV को V के साथ ले आइए, ये माइनस, आपने ऐसा खूब किया हुआ है आरसी सर्किट वर्किट में, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेट करके किए हैं आपने।
टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट थी, हमें फंक्शन बनाना है, तो हमें मिलेगा ln v अपॉन v नॉट इक्वल टू ई की इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर टी। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो v आएगा वो आएगा v नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपने काफी किया हुआ है, एम आर टी ऐसा हम लोग ने किया है ना, आरसी सर्किट में भी किया है ऐसे इस टाइप के एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आ जाएगा अपना वेलोसिटी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, आपको इसको रटना नहीं है, कितना रटेंगे केसेस, ऐसे रटने लगे तो हर क्वेश्चन ही मेरा जो है फॉर्मूला है। तो ये अपने पास आ जाएगा ये v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर अपॉन टी। काफी बच्चों ने शायद सही निकाल लिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपका ग्राफ हो सकता है, आपसे इससे ग्राफ पूछा जाए तो आप ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो। इसका ग्राफ तो आपके लिए बहुत ईजी है, इससे अच्छा कोई फंक्शन नहीं होता ग्राफ बनाने के लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बहुत बड़ा इनोसेंट फंक्शन, ना ही वो हमेशा कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। तो ये अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है। t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी इसके पास v नॉट, वहां से कंटिन्यूसली ये बेचारा डिक्रीज करता जाएगा। वेरी लॉन्ग स्लाइडर है वो, काफी लंबे टाइम के बाद टेंडिंग टू 0 जाएगा, काफी लंबे टाइम के बाद टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस स्लाइडर का आप ऐसे दे सकते हो, वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसका ऐसे दे सकते हो। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। अब इसी में मान लीजिए फिर चेंज कर देता हूं इसी सिचुएशन को, ठीक है, इसी सिचुएशन को मैं फिर चेंज कर दे रहा हूं। और अब आपने क्या किया है, इसी स्लाइडर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए गए, ये यहां पे रखा हुआ था। देखिए लेंथ थोड़ा सा मैं बस डिस्टिंग्विश करने के लिए बाहर बना रहा हूं, बाकी वो लेंथ एल ही माना जा रहा है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, t इक्वल टू 0 पे कांस्टेंट फोर्स लगाया F, कांस्टेंट फोर्स F लगा दिया। आप इसको एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हो, अरे यार कांस्टेंट फोर्स F लगा दिया, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स F आपने लगा दिया। इसका मास M है, सेम चीज है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, अभी यही लेके चल रहे हैं। सब कुछ वही है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपने t इक्वल टू 0 पे इसको कांस्टेंट फोर्स, F आपका वेरिएबल नहीं है भाई, कांस्टेंट है, ये F आपका वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है। तो ये कांस्टेंट फोर्स आपने इस पे लगा दिया, F अपना कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वही इनवर्ट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रही है। B है यूनिफॉर्म है, ठीक है, B अपना यूनिफॉर्म है।
तो अब यहां पर अपने पास एफ अपना कांस्टेंट है, मास एम है, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस इसका आर है, और ये टी इक्वल टू 0 पे पुल करना शुरू करता है। तो नेक्स्ट आपको यही बताना है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें भी वही बताना है आपको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालना है, ठीक है। कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट तो बिना कनेक्ट किए कैसे काम चलेगा, तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। शायद सभी बच्चे समझ रहे हैं कि ये t इक्वल टू 0 पे है, जैसे आगे जाएगा कहानी फिर से वही होने वाली है कि किसी t इक्वल टू टी टाइम में, अगर आप देखेंगे किसी t इक्वल टू टी टाइम में, जो डॉटेड से बना रहा हूं, तो किसी t इक्वल टू टी टाइम में क्या होगा, फोर्स तो आपका वही लगेगा F, ये फोर्स तो वही रहेगा, है ना। लेकिन इसमें एक आई इंड्यूस आ चुका होगा, इसमें एक आई इंड्यूस आ चुका होगा इधर, और वो आई इंड्यूस पूरा इधर जाएगा ऐसा, ऐसे, और ड्यू टू दिस आई इंड्यूस इसमें एक और फोर्स लगेगा, है ना। ये अपना आई इंड्यूस है, तो ये कितना लगेगा, L क्रॉस B इस तरफ लगेगा, तो इस पे एक आई इंड्यूस मतलब एक एफ बी फोर्स लगेगा, और वो एफ बी फोर्स आपका ऐसा होगा, इधर लगेगा एफ बी, ये अपना एफ एक्सटर्नल है, कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। ये अपना कांस्टेंट फोर्स है, और ये एफ बी जो है अपना मैग्नेटिक फोर्स है, जो हमेशा जो है वेरी करता रहेगा, हमेशा वेरी करता रहेगा। क्यों वेरी करता रहेगा, क्योंकि आई इंड्यूस वेरी करेगा। आई इंड्यूस क्यों वेरी करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वेरी करेगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ वेरी करेगा, ठीक है। अब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा सोनू भाई, आप खुद सोचिए, पहले कौन आया, जो पहले आया तो अभी तो वही लीड करेगा। वो अलग बात है कि किसी टाइम के बाद हो सकता है कि ये इसको बराबर करके और इसको पीछे ले आए, ठीक है। किसी टाइम के बाद एफ बी जो है इसको ओवरकम कर दे और इसको पीछे ले आए, वो आगे की कहानी है। बट किसी टी टाइम में हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी यही डोमिनेट कर रहा है। और नेट एक्सेलरेशन, अब इसमें नेट एक्सेलरेशन की बात बोलेंगे हम, बोलो भाई, यहां पे अब हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, यहां पे नेट एक्सेलरेशन आएगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी भी होगा, इस समय एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इस समय कुछ इसके पास वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगा, है ना। हर समय वो बदलता रहेगा, तो इसके पास नेट एक्सेलरेशन भी होगा। मान लीजिए इस समय नेट एक्सेलरेशन a है, और उस इंस्टेंट पे इसके पास जो वेलोसिटी है वो अपने पास कुछ v है। v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बात है भाई देवज्ञा, बहुत बढ़िया भाई, पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हो। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन होगा, ये वेलोसिटी है जो वेरी करता रहेगा। तो किसी इंस्टेंट पे हम a लिख सकते हैं भाई, a लिख लीजिए। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, f माइनस एफ बी लिखेंगे। ये तो समझते हैं क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन इधर लिया है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, यही लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। तो f माइनस एफ बी होगा, f माइनस एफ बी अपॉन में मास m। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, f
एफ तो आपका कांस्टेंट था, एफ बी कितना होगा, आई इंड्यूस एल बी अपॉन में एम, और आई इंड्यूस की वैल्यू अब सभी बच्चों को पता है कितना होगा, बी एल उस इंस्टेंट उस समय का वी जो वेरिएबल है अपॉन में आर। ये क्लियर है सभी बच्चों को, ये सभी बच्चों को क्लियर है। हाँ, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल पूछ सकता है, वो उस पे भी हम आएंगे अभी। इक्विलिब्रियम वी नहीं बोलते हैं उसको, उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी, उस पे भी आएंगे अभी। तो अभी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है देखिए, एफ बाई एम माइनस आई इंड्यूस की वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर। ऐसा कोई फंक्शन बनेगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डीवी बाई डी टी, यहां माइनस मत कर दीजिएगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसको डीवी बाई डी टी लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप इधर नेट फोर्स जिधर है उधर ही एक्सेलरेशन दे रहे हैं, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है तो वो रिटार्डेशन कहलाता है। तो डीवी बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको बार बार लिखना नहीं चाहूंगा, इसीलिए मैं इसको एक कांस्टेंट कुछ मान लेता हूं P, और इसको कांस्टेंट मान लेता हूं Q। तो हमारे पास ये बचेगा P माइनस क्यू वी, P माइनस क्यू वी। मैं लिखने से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूं, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। तो डीवी जो है अपॉन में P माइनस क्यू वी, वेरिएबल सेपरेट किया, इक्वल टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन तो सभी बच्चों को पता होगा, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है ln a प्लस बी एक्स, और x के कोबिशेंट से हम डिवाइड करते हैं। ये मैं तुम्हें इलेक्ट्रो में भी करा चुका हूं, आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए, इलेक्ट्रो में भी हमने डायइलेक्ट्रिक में भी किया है, बहुत बार किया है, यही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। तो यहां पर t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 0 पे केवल आपने इसमें फोर्स लगाया था, तो इसमें एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी नहीं थी। क्लियर है सभी बच्चों को, आपने इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो हमारे पास हो जाएगा ये 0 ये 0, किसी t इक्वल टू t पे ये v। तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन हमारे पास आएगा ln, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ln p माइनस क्यू वी, और v का कोबिशिएंट है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से डिवाइड करूंगा और ये लिमिट लूंगा 0 से v इक्वल टू t, dt का t हो गया, इसको इधर ले जाइए और लिमिट पुट करिए, तो ln p माइनस क्यू वी अपॉन में v का 0 करेंगे तो बाई p इक्वल टू माइनस क्यू टी। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू वी इज इक्वल टू P e की पावर माइनस क्यू टी। तो यहां से अपने पास आ रहा है V की वैल्यू P बाई क्यू 1 माइनस e की पावर माइनस क्यू टी। तो नाउ दिस इज आवर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप P और Q जो माना था उसको लिख दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आपका V जो आएगा वो आ जाएगा, P है कितना, F बाई एम, और 1 माइनस E की पावर माइनस Q की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर टी। तो ये मैंने रख दिया। तो नाउ दिस इज योर एक्चुअल फंक्शन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस सिचुएशन में हमें मिलता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का रिलेशन ये, ठीक है। सर 0 पुट करोगे तो पूरा 0 थोड़े होगा, तो क्या होगा मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे, बहुत टैलेंटेड हो भाई शोभित तुम। जब यहां तुम 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। कहां से आए हो, कहां से आए हो मेरे अनोखे तारे जमीन पे।
t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। बताओ, ये सब क्लास 12th के लोगों को ये सब पूछ रहे हैं और बताना पड़ रहा है। अपॉन में q भी आएगा, ठीक कह रहे हो, तो p बाई क्यू है, उसको चेंज कर लेते हैं। तो अपॉन में q आएगा तो q की वैल्यू भी पुट करो, फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज है, देख लीजिए। p बाई क्यू कर लीजिए, बता दीजिए क्या आ रहा है। p अपने पास है, ये कहां गया, ये रहा f बाई एम, और बाई में q करोगे तो m कैंसिल हो जाएगा और r ऊपर जाएगा, तो एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगा भाई। चेक करिए अब सही है। एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, पी बाई क्यू की वैल्यू यही आएगी क्या, देख चेक करिए। एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, अरे ठीक है, तुम्हें अब कम से कम याद तो रहेगा, फालतू में बोलने पे तो यही तो है, ऐसा बोला कि फिर अब कभी ऐसी गलती ही नहीं होगी तुम्हें। मास्टर का हर चीज प्रसाद समझो। v इक्वल टू एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस दिस, तो नाउ दिस इज योर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आप अगर हिम्मती हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इंटीग्रेशन गलत है क्या, गलत है? इंटीग्रेशन कहां गलत है जरा बताइए। ये अपने पास हो जाएगा ln, ये सब में मत अब यार टाइम बर्बाद करो भाई, मुझे नहीं लगता इंटीग्रेशन गलत है। ln p माइनस क्यू वी अपॉन में माइनस क्यू कोफिशिएंट से डिवाइड किया, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब सही तो लग रहा है भाई, कोई गलती का आसार नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो आप यहां ds बाई डी टी लिख के इसको इंटीग्रेट मार देना। अगर आपसे पूछता है कि ds बाई डी टी माइनस क्यू आएगा p की जगह, अच्छा हाँ, यहां मैंने माइनस क्यू लिखा तो है। अरे यार तुम, ये माइनस क्यू आएगा, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर चुका हूं, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये लिमिट लेने के बाद लिखा है, करके देखो तुम्हें मिल जाएगा। एक स्टेप ज्यादा लिख दिया ओवर करके तो आप नहीं समझ रहे हो। ये माइनस क्यू है ना, ये इधर आ चुका है, अब इसका अपर लिमिट होगा ln p माइनस क्यू वी, और माइनस ln p, उसको मैंने ln a बाई बी लिख दिया है। ठीक है, करके देखो आ जाएगा, सब सही है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है जो जेई मेंस में भी पूछ सकता है, जेई एडवांस में तो पूछा ही गया है, पूरा एक्सप्रेशन ही, टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें आपसे पूछता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि मतलब वो वेलोसिटी जब ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसमें एक वर्ड है टर्मिनल वेलोसिटी, देख लीजिए। तो आपसे स्लाइडर की टर्मिनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि स्लाइडर मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जब स्लाइडर का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना, स्लाइडर का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा, बिल्कुल फ्लूइड वाली है। जैसे किसी बच्चे ने विस्कोसिटी में पढ़ा होगा, है ना, कोई बॉल को जो है लिक्विड में डाल देते हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करता है, विस्कस फोर्स लगता है, बॉयंसी लगता है, mg लगता है, तो वही वाली टर्मिनल वेलोसिटी है। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का वही मतलब है। यहां टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं? t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, देखिए फॉर v टर्मिनल, यहां पे t टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दीजिए। t टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, v आएगा एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो इसकी अगर पूछी जाए
तो आप वी टर्मिनल बता सकते हैं एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। कैसे आया ये? आप वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो कर दीजिए, लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, सॉरी टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, v में लिमिट लगा दीजिए t टेंडिंग टू इंफिनिटी। जनरल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो क्या आप इतना कुछ करोगे? अगर आपसे केवल ऑब्जेक्टिव जेई मेंस में, मान लीजिए ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाता है और बोलता है कि इसकी केवल हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकालना है, तो क्या पहले मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालूंगा फिर लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा? नहीं। हमें पता है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी ये अटेंड करेगा तो एक ही सिचुएशन हो रहा होगा, क्या कि स्लाइडर पे नेट फोर्स जीरो, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी। तो कभी अगर आपसे केवल टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले, केवल आपसे कभी टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले, तो आपको इतना कुछ नहीं करना है। आप सीधे सीधे क्या करिएगा, यहां पर नेट फोर्स जीरो मारिएगा, और नेट फोर्स जीरो जो होगा वो क्या होगा, इधर अपना एफ बी था और इधर अपना कांस्टेंट फोर्स एफ था। ये कांस्टेंट फोर्स एफ था, ये अपना एफ बी था। तो फॉर वी टर्मिनल एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो एफ आप बैलेंस कर दीजिएगा किसी जिस टाइम में आपको करना है। तो ये एफ और ये अपना एफ बी, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ तो कांस्टेंट है ना ये, तो एफ जो होगा वो एफ बी के बराबर होगा। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सर ये पीछे नहीं चलेगा क्या, तो आपको मैंने बताया कि एफ जो है एफ बी के जब बराबर होगा उसके बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा, बैक तो आने का कोई चांस नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा। तो यहां पर एफ बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी निकाला है आपने, आई इंड्यूस इस इंस्टेंट पे, इस समय जो वेलोसिटी मानेंगे, हाँ देखिएगा इस समय जो वेलोसिटी मानेंगे स्लाइडर का अपना एक्सेलरेशन तो जीरो हो चुका है, और ये जो वेलोसिटी आप मानेंगे ये वी टर्मिनल मानेंगे। तो इस वी टर्मिनल पे एफ बी निकाल लीजिए, इधर आई इंड्यूस होगा ये, तो एफ बी आएगा आई इंड्यूस एल इंटू वी टर्मिनल। तो इस समय डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, अगर टर्मिनल पूछता है तो डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि उस समय की वेलोसिटी को आप वी टर्मिनल मांग रहे हैं। हाँ कर सकते हैं भाई बहुदीप, आप 11th कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई इंड्यूस एल वी टी, आई इंड्यूस की वैल्यू सबको पता है क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और वी के जगह क्या हो जाएगा, वी टर्मिनल स्क्वायर। आई एल बी यही लिखा है ना मैंने, तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, बी एल वी। तो इस समय का ईएमएफ भी आएगा बी एल वी, उसमें वी टी स्क्वायर होगा। तो टर्मिनल में यहां तो स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, देखना जरा। वी टर्मिनल तो एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर आना चाहिए ना यहां से भी। आई इंड्यूस बी एल वी बाई आर, आई एल बी, अच्छा आई एल बी होगा ना, ज्यादा पढ़ा दिया मैंने आज, आई एल बी होगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टर्मिनल अपॉन में आर, ठीक है। तो बस यहां से आपको वी टी मिल जाएगा, यही चीज आप डायरेक्ट यहां से पा रहे हो, वी टी हो जाएगा एफ आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, सेम आएगा। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
ठीक है, तो आप डायरेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा जो पूछा जाएगा। इसी सिचुएशन को और चेंज कर रहा हूं, आज स्लाइडर का बर्थडे मनाएंगे लेकिन नहीं मनाएंगे, चलिए एक क्वेश्चन करके, क्योंकि आज भाई क्लास 8:45 तक ही करेंगे, ठीक है। आज क्लास 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा। कुछ मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि यही अपना स्लाइडर सेटअप था, और इस स्लाइडर सेटअप में अब आपने यहां पर क्या किया है, एक बैटरी लगा रखी है, एक आपने यहां पर बैटरी लगा रखी है, देखिएगा ध्यान से, और वो बैटरी किसी स्विच के साथ कनेक्टेड है। अभी फिलहाल स्विच ओपन है, फिलहाल स्विच अभी ओपन है, ठीक है। और ये एक स्लाइडर यहां पड़ा हुआ है, इस पैरेलल रेल पे एक स्लाइडर यहां पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा है, यहां पे पड़ा हुआ है, ये स्लाइडर यहां पड़ा हुआ है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये t=0 पे आपने स्विच को क्लोज किया, t=0 पे आपने स्विच को क्या किया है, क्लोज किया है। ये है t=0, ये SW है, ये बैटरी हैविंग VB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान रहे हैं, VB फॉर बैटरी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस VB है। ये अभी ओपन है, ठीक है। आपने बाकी डेटा वही सब है, मास M है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस इसका नेग्लेक्टेड है, रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, ठीक है। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, B है, यूनिफॉर्म है, ये अपना स्मूथ है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या कर रहे हो, स्विच को क्लोज कर रहे हो t=0 पे, स्विच इज क्लोज एट t=0, स्विच इज क्लोज एट t=0। आपको क्या करना है, फाइंड वही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस स्लाइडर की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं और देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का कोई स्कोप है कि नहीं, और है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। टाइम 9 नहीं बचा है भाई, अभी 8:45 हुआ है, पूरा 15 मिनट बाकी है। मैं भी घड़ी पहना हूं, इधर भी घड़ी चल रही है, 20:45 आपको भी दिख रहा है। आप क्यों 9 बजा रहे हो जबरदस्ती, ठीक है। तो आज यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मंडे को यहीं से चालू करेंगे। तबीयत ठीक है भाई, मास्टर के भी मतलब घर संसार है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो यहां पर अपना जो है इसको ट्राई जरूर करिएगा, कर ले जाएंगे, अगर थोड़ा भी सोचेंगे तो कर ले जाएंगे। इफेक्टिव सर्किट से करिएगा।
इफेक्टिव सर्किट से करिएगा। कुशल भाई लिखता है पार्टी वीकेंड में, ये सब तुम लोगों के लिए है। मैंने आपको कहा था नहीं कि एक बार एक लाइफ में लेवल आता है जो जब आईआईटी से निकल जाओगे ना, तो शायद ही कुछ लोगों को ये सारी तमन्नाएं रहती हैं। यही तो आईआईटीएन के साथ अच्छा है, वो दुनिया की हर चीज जो है से निकलकर वो बाबा बन के निकलता है। 4 साल जब वो डिग्री लेके निकलता है ना, ठीक है, जब वो 4 साल डिग्री लेके निकलता है तो वो बाबा बन के निकलता है, असली बाबा। मतलब मोह माया सब कुछ से ऊपर उठ चुका होता है, उसको बहुत कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं, कुछ आसक्त होते हैं आईआईटीएन जो भटक रहे होते हैं। चलो मिलते हैं फिर, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।